ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ FYI ਮੀਡੀਆ। FYI ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ DAG ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ FYI ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, DAG, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵੋ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? जी मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में DAG हूँ। अब मेरी डेपुटेशन सुप्रीम कोर्ट में हो रखी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है और वहीं से अभी मैं PhD भी कर रही हूँ, इसीलिए फिर मैं डेपुटेशन पे आई हूँ दिल्ली में। अभी अभी आप दिल्ली पर डेपुटेशन पर हो? जी हाँ। तो आपका जो जन्म है वो दिल्ली का है? जी हाँ, दिल्ली का जन्म है। अच्छा, तो स्कूलिंग वगैरह आपकी दिल्ली में ही हुई है सभी? जी हाँ, मेरी स्कूलिंग ग्रेजुएशन सारी पढ़ाई दिल्ली से ही हुई है। दिल्ली हमारा गांव है, वैसे पीछे से बैकग्राउंड हरियाणा का, बट पापा बोर्न ब्रॉट अप दिल्ली हैं। पापा दिल्ली पुलिस में, तो हमारा भी बोर्न ब्रॉट अप सारा दिल्ली में ही है। और कौन कौन है फैमिली में आपके? ब्रदर है मेरा छोटा, मम्मी है, पापा है, दादी है, मेरा चाचा है। घर पे मम्मी पापा और ब्रदर रहते हैं और एक हमारी परमानेंट जो लुक आफ्टर करती है हमें मेड है। और सभी लोग जॉब कर रहे हैं? ब्रदर मॉडलिंग करता है और एडवोकेट भी है, काफ़ी एल्बम्स में आ चुका है। और मम्मी मेरी NGO की प्रेसिडेंट है, जन जागृत अभियान की। पापा मेरे दिल्ली पुलिस में है। और मुझे ये भी पता लगा है कि आप रेसलिंग के चैंपियन भी रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा जी हाँ, बताइए कि कब आप? हाँ। जी मैं इंटर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में मेरा गोल्ड है 6 बार और मैं जब भी कोई मैच लड़ी हूँ कभी हारी नहीं, हमेशा जीती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। वैसे कहते हैं कि जब तक आप हारो ना तो आपको जीत का उतना जश्न नहीं मना सकते। तो ये तो अच्छी बात है कि आप हमेशा जीते रहें। हम अब जो कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे दीपिका। पहले तो ये बताएं कि आपकी जो जॉब है, DAG हैं आप जो लॉ ऑफिसर हैं, उसमें आपकी क्या-क्या ड्यूटी क्या होती है? ये सारा जितना लीगल से रिलेटेड है, जुडिशरी ब्रांच में जो भी एक्टिविटीज़ या कुछ भी होता है कि भई हाँ, ये केस जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसमें गवर्नमेंट की बिहाफ़ पे हम लोग अपीयर होते हैं। और अभी कोर्ट्स काफ़ी टाइम से बंद है, तो रोस्टर ड्यूटी लग रही है कि भई वीकली या 10 डेज़ ये अटेंड करेगा, क्योंकि ज़्यादा स्टाफ और कोर्ट्स में जजेस भी सब लोग कम आ पा रहे हैं कोरोना की वजह से। तो मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस और चार्ज ज़्यादा है, जो मैं बखूबी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। जी। और मैंने देखा था बहुत सारे टीवी चैनलों पे आपकी इंटरव्यू थी और ट्रिब्यून पर, पंजाब केसरी पर आपके आर्टिकल छपे थे। तो मेरी भी जिज्ञासा थी कि आपसे बात करूं। जो ऐसे लोग होते हैं जो यूथ को इंस्पायर करते हैं, कि उसको उत्साहित करते हैं यूथ को, तो अच्छा लगता है कि आप जैसे जो छोटी उम्र में आपने
एक अच्छी पोस्ट पर काम किया करने लगे हैं और साथ में जो आपने जो बीड़ा चुका है समाज सेवा का, उस पर भी बात करेंगे। पहले तो ये बताएँ कि आपने अपनी जॉब के साथ-साथ विदेशों में भी जैसे यूएन में आपकी जो एंट्री थी वो कैसे हुई थी? मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूँ 2016 में मैंने पहली बार यूएस गवर्नमेंट का मुझे इनविटेशन आया। उस टाइम मैंने इंडिया टू पाकिस्तान पीस मार्च किया था, जिसमें मेरी क्लास के बच्चे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एमए के। तो 2013 में सारे उन स्टूडेंट्स से करीबन 100 से अबव थे। तो 25 स्टूडेंट्स लास्ट में साइकिल चलाते-चलाते लास्ट में 25 रह गए, इतना थक गए थे कन्याकुमारी से लेकर, क्योंकि आगे तो परमिशन नहीं मिली थी। तो बॉर्डर पे हम लोगों ने फिर सेलिब्रेट किया था। तो हमारा मैसेज था कि हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, यूथ एजुकेशन और एक बढ़ावा चाहता है, एनकरेजमेंट चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लड़ाई वॉर कुछ नहीं चाहता। तो 1 करोड़ सिग्नेचर हमने साइन सब यूथ के लेकर पीएम साहब को सबमिट किए थे। तो उस और मैंने एक लड़की की मदद की थी जो सिवान जिले से करीबन 13 13 साल की 7th क्लास में लड़की थी। तो उसको 4 लोगों ने मिलके उसका किडनैप कर लिया था। 2 उसी की आस-पास पड़ोस के फैमिली के लोग थे। फिर मैंने अपना दिमाग यूज़ करके फिर यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसको रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन से दरगबोचा पुलिस ने सारा का सारा उसमें मदद मैंने की। फिर जब पुलिस ने पिटाई की तो पता चला उन लोगों ने 16 गर्ल्स को किडनैप किया था। उसी के रिगार्डिंग मेरा फिर प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए भी नाम रिकमेंड हुआ था। पर ये मैंने अवार्ड के लिए नहीं, ये मेरे दिल ने कहा और कोई मुझसे मदद मांगने आया था तो मैं करती चली गई। तो ये सब एक्टिविटीज़ और ये काम देखते हुए मुझे यूएस गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था और मैंने 2 महीने उनके साथ काम किया था। तो ऐसे मेरी स्टार्टिंग हुई। उसके बाद फिर लगातार कभी कुछ ऐसी मेरी सोशल एक्टिविटीज़ वुमेन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ये सब काम देखते हुए फिर यूएन की तरफ से इनविटेशन आया। तो 2018 और 2019 में मैंने यूएन में स्पीच दी ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट पर। इसके अलावा और कौन-कौन से कंट्री में आप इंडिया की तरफ से गए हो या अपनी तरफ से ऑफ़िशियली कहाँ गए? मैं ऑफ़िशियली काफ़ी कंट्रीज़ में जा चुकी हूँ, यूएस में 7 बार जा चुकी हूँ, कनाडा में 2 बार जा चुकी हूँ और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी तो मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में जा चुकी हूँ। रेसलिंग और बास्केटबॉल के रिगार्डिंग क्योंकि बास्केटबॉल की टीम है मेरे पास। इंडिया में लास्ट ईयर हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ लीग भी करवाई थी जिसमें चंडीगढ़ चैलेंजर्स टीम की ओनर मैं हूँ। तो काफ़ी इंटरनेशनली मुझे अच्छा एक्सपोज़र मिला और मैंने पूरा अपना बेस्ट किया है देश के लिए, चाहे स्पोर्ट्स हो या वो सोशल हो या वो लीगल हो। ठीक है। अब हम बात कर लें जो अब कोरोना वायरस का जो महामारी चल रही है, इसमें आपका बड़ा योगदान है। आप कई जगहों पर जो राशन बाँट रहे हैं, जो ऐसा ऐसा ख़्याल आपके मन में कैसे आया दीपिका? जी, हमने स्टार्टिंग लॉकडाउन में सबसे पहले पंजाब में डिक्लेयर हुआ था लॉकडाउन। तो हमारे जितने हुँ, जैसे जितनी बार मैं ये बाहर गई हूँ, तो काफ़ी फ्रेंड्स भी बने, काफ़ी रिलेटिव्स, काफ़ी फ्रेंड सर्कल बढ़ा। तो जितने भी अपने लगातार टच में रहे, सभी एनआरआईज़ अमेरिका से हैं, लंदन से हैं, कनाडा से हैं। तो जो-जो जानकार थे, वो उन्होंने कइयों ने कॉल किया कि दीपिका हम ऐसे-ऐसे मदद करना चाहते हैं, तो पीएम या सीएम किस फंड में डालें? तो मैंने कहा वो आप अपने आपका हेडेक है, आपको जो पसंद आए वो कीजिए, लेकिन जो आप कर सकते हैं अपने हाथ से जो आपको संतुष्टि भी होगी, तो वो मैंने उनको एडवाइस किया कि जो भी आपका जानकार है इंडिया में, जैसे पंजाब में है, तो पंजाब में स्टार्टिंग की जो यूएस के अंकल थे दीपक, उन्होंने मोगा को बिलॉन्ग करते थे, उन्होंने अपने भतीजे को बोला। फिर क्या हुआ 25 वॉलंटियर्स बन गए वो लोग, उनको उनके पासेस मैंने अरेंज करवाए और 25 ऑफिसर्स भेजे जिसमें एसएसपी, डीएसपी, सीएम साहब के यहाँ से कॉल करवा के उनको भेजा। फिर 700 लोगों पर उस दिन राशन बाँटा और वो काम लगातार तीसरे चौथे दिन लगातार चल रहा है। अब तक 20,000 से ज़्यादा लोगों को वो बाँट चुके हैं और सैनिटाइज़र भी दिए, मास्क भी दिए, तो पूरा लुक आफ्टर किया गया है। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी कोरोना वायरस के दौरान मैंने अपनी सर्विसेज़ देने की। जब इतना डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है दीपिका तो आपको डर नहीं लगता, प्रॉब्लम नहीं आती क्यों एक लड़की हो और यंग लड़की हो और लोगों में जाना, कैसे कोई प्रॉब्लम भी आती है? पेरेंट्स कई बार थोड़ा वो होते हैं कि भई हाँ, अपना बच्चा है कभी थोड़ा मतलब कि थोड़ा होते ही हैं पेरेंट्स अक्सर, लेकिन मैं नहीं डरती, अपने आप को पूरा कवर करके मैं पूरा फील्ड में कूदने स्पोर्ट्स पर्सन हुई तो मैं फील्ड में कूदने से नहीं डरती और जितना मुझसे बेस्ट होता है कि
जहाँ पे भी योगदान दे पाऊँ। जैसे काफ़ी हमारे पड़ोस में मैं आरडब्ल्यू की प्रेज़िडेंट है, तो करीबन 16 मशीनें आस-पास इकट्ठी करी। फिर लगातार 2-3 घंटे जो भी आंटी टाइम दे पाती थी, तो ऐसे मास्क बनाए, कभी 200 कभी 500 वो बाँटे। तो जो भी डिफ़िकल्टी बस ये है कि कई बार जो ऑफ़िसर्स हैं ना स्टेट टू स्टेट वो कन्फ्यूज़ हैं। उनको पता नहीं चल रहा कई लोगों को कि जैसे पासेस में कई बार प्रॉब्लम आती है कि उनको नहीं पता, डीएम कह देते हैं डीसीपी बनाएगा, डीसीपी कह देते हैं एडीएम बनाएगा, तो ये कन्फ्यूज़न काफ़ी ये प्रॉब्लम आती है। बाकी डरना तो क्या है, मरना एक दिन सभी को है, बट ये अच्छा काम करते मरे, देश के लिए मरे, तो वो मेरी आत्मा को तसल्ली होगी कि हाँ, कुछ अपने देश के लिए अच्छा कर पाई हूँ। दीपिका, जैसे पूरे देश में अब कोरोना का जो भारत में देखो, दूसरे देशों में तो थोड़ा अब ढीला पड़ने लगा है कोरोना का जो प्रकोप है। अब भारत में थोड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं केस। तो आप स्टेट वाइज देखें तो किस स्टेट ने अच्छा काम किया है आपके हिसाब से इसकी प्रिकॉशन के लिए? जी, इंडिया में सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से पंजाब ने किया है। सबसे पहले पंजाब ही ऐसी स्टेट है जिसमें लॉकडाउन सबसे पहले डिक्लेयर हुआ और पंजाब में 1,95,000 करीब मतलब 2 ही लाख लगा लीजिए आप एनआरआईज़ आए थे और इंडिया में सबसे ज़्यादा एनआरआई पंजाब के में ही हैं। तो पंजाब में ज़्यादा खतरा था कि ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन उस हिसाब से पंजाब में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, पुलिस है, गवर्नमेंट है, बेस्ट वर्क किया है। बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से और एफिशिएंटली काम किया गया है वहाँ पर। जी। और जो लोग जैसे आप काम कर रहे हैं, आप लोगों को राशन बाँट रहे हैं, तो कौन-कौन लोग हैं, कौन-कौन की सी संस्थाएँ हैं जो आपकी हेल्प करती हैं इसमें? और आप कैसे उनके साथ संपर्क करते हैं? जी, जैसे कोई राशन बाँटना चाहता है तो उसके लिए जैसे जो एरिया की एसएसपी हैं उससे मैं संपर्क करती हूँ। अगर पंजाब में है तो सीएम साहब की मदद हम ले लेते हैं। दिल्ली में हैं तो पापा के थ्रू मैनेज हो जाता है, पापा पुलिस में है या फिर अपने जो सर्कल में पुलिस ऑफिसर्स या फ्रेंड या अंकल सब लोग जानकार हैं, तो उनके थ्रू ताकि मैनेजमेंट लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें और हम अपने काम में करते वक़्त कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से पूरा मतलब माइंड को बिल्कुल अलर्ट रखती हूँ और सुबह शाम अपने देश के लिए मैं तैयार रहती हूँ कि बेस्ट से बेस्ट अपनी सर्विस कर पाऊँ। दीपिका, आपकी जॉब के बारे में थोड़ी बात कर लें कि आप जो लॉ के ऑफिसर हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपकी जॉब कैसी रहती है? कैसे लोगों की आप मदद करते हैं? जैसे हम बात कर लें कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर लें, उससे लेडीज़ की कैसे मदद करते हैं? जी, अभी लॉकडाउन के दौरान जैसे और मंथ के कंपेयर या ईयर के कंपेयर किया जाए तो मार्च मार्च में और अप्रैल के दौरान 5,600 कुछ केसेज़ आए, जिसमें से 750 करीब एफआईआर दर्ज की गई। तो मेरे पास जब भी मैटर आया तो मैंने कोशिश की उनका कॉन्टैक्ट, जबकि मोस्टली ऑफिसर्स करते कि इन पे एफआईआर दर्ज हो गई, उन पे एक्शन ले लिया या जेल में डाल दिया, ये सब होता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको पर्सनली, अब तो क्योंकि कोरोना टाइम है तो पास सबको बुला नहीं सकते, तो मैंने फ़ोन पे काफ़ी लोगों से बात की या उनको को किसी वहाँ पे जो एरिया एसएचओ थे या एसीपी या डीसीपी या एसएसपी जो डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनसे बात करके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेजा और खुद भी बात की, तो उनको समझाया, काउंसलिंग की कि देखिए कोरोना टाइम है, प्यार से रहिए। अगर आप फिर भी नहीं माने तो देखो जेल में जाओगे और दिक्कत बढ़ेगी। पहले ही पूरे वर्ल्ड में दिक्कत आ चुकी है। तो मैंने ऐसे केसेस में काफ़ी काउंसलिंग की, ज़्यादातर लोग मान ही गए जो भी मेरे पास मैटर आया था। बाकी जो लोग नहीं मानते तो फिर एफआईआर दर्ज करवाई गई उन पर और पूरा लड़कियों को पूरा जस्टिस दिया गया। कई बार ऐसा भी मैटर हुआ कि कई बार बहुएँ कई केसेज़ में झूठा एलिगेशन भी लगा देती हैं, तो उनको भी समझाया, तो अब सब प्यार से रह रही हैं। एक ऐसा केस फरीदकोट से आया था, पर अब वो लड़की मान भी गई, अब प्रॉब्लम नहीं कर रही और पूरा परिवार बहुत प्यार से रह रहा है। मैं 2-3 दिन में वो रिपोर्ट भी लेती रहती हूँ कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। कभी कई बार होता है कि दोबारा बंदा फिर उसी प्रोसीजर में अपनाते वक़्त डरता है। तो ये सब मैं पूरा चेक एंड बैलेंसेस करके पूरा करती हूँ। दीपिका, जैसे आप एक औरत हो, जब ऐसे केसेज़ आते हैं तो अ, स्वाभाविक ही होता है कि आप थोड़ी साइड लेते होंगे औरत की, है ना? तो आपको कैसा लगता है कि इतने केसेज़ में आपने देखा होगा जब ऐसे केसेज़ आपके पास आते हैं तो
कितने परसेंट 50-50 रहता है कि दोनों की गलती है जहाँ मर्द ज़्यादा गलतियाँ करते हैं? ज़्यादातर कई बार लड़कियाँ भी झूठ बोलती हैं, डाइवोर्स केसेस कई हैं, वो बहुत झूठे दर्ज हो रखे हैं। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस में रेयर है कि लड़कियाँ का मतलब उसमें मैं लड़कियों का पक्ष लूँगी क्योंकि लड़कियाँ अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। उनके फेस पर ही अलग से चोटों का निशान, ताना मारना, हैरेस करना ये सब अलग से दिखाई दे जाता है। हाँ, डाइवोर्स केसेस में मैंने बहुत देखा है और कि झूठे एलिगेशन लगा देती हैं, तो वो चीज़ भी गलत है। और मैं हमेशा न्याय की तरफ हूँ, बॉय अगर वो चीज़ नहीं देखती, मेन है कि जो बंदा गलत है तो वो गलत है और सही है तो सही है, तो सही चीज़ का साथ देने का मैं प्रयत्न करती हूँ हमेशा। जी। दीपिका, इस समय जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, तो जो लेबर है, जो दूसरे स्टेटों से आती-जाती है, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है माइग्रेंट होने की, उनकी आने-जाने की। वो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? जी, लेबर्स मैं आपको पहले दिल्ली का बताती हूँ। दिल्ली में हमारे पड़ोस में ही करीबन 25 से ज़्यादा मज़दूर थे, जो गवर्नमेंट हाउसेज़ या फिर वो कॉलेजेज़, यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेज़ को रिपेयर कर रहे थे, वो लोग स्टक हो गए। वो कैपेबल नहीं थे कि हर महीने रेंट दे पाएँ, तो उन्होंने पूरा अपना बैग दो बड़े-बड़े रूम्स खुलवाए, उनके लिए स्टोव मैनेज किया, गैस हमारे एक दूसरे फ्लैट में रखा हुआ था वो दिया, उन सबको राशन दिया, पूरी मदद की और कहा उन्होंने भाई तुम ज़िम्मेवारी हमारी है, हम लुक आफ्टर करेंगे। तो उनका पूरी की पूरी मदद की और ऐसे काफ़ी मज़दूर स्टक हो रखे लुधियाना में पंजाब, तो कई केसेज़ में क्या है कि कईयों के तो मैंने पास बनवा दिल्ली या हरियाणा के थे, जो छोटे बच्चे थे या बुजुर्ग लेकिन कई केसेस में पासेस नहीं बन पाए थे क्योंकि बीच में काफ़ी स्टेट्स आ जाती हैं। तो मैंने वहाँ के हर एक स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट में जो एसएसपी साहब लगते थे उनसे बातचीत की और पुलिस ने मतलब 1 घंटे के अंदर-अंदर वहाँ पे राशन पहुँचा दिया था, लेबर्स के लिए। तो दीपिका, अब हमारा टाइम भी समाप्त होने लगा है इंटरव्यू का, हमारे पास 1-2 मिनट और हैं। अब आप क्या कहना चाहोगे हमारे समाज को, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको, जहाँ जो एनआरआईज़ हैं, इस जो पैंडेमिक के दौरान क्या प्रिकॉशन रखने हैं उनको, और कैसे जो लोग हैं एनआरआई हैं उसको कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए? अपने सभी एनआरआईज़ दोस्तों से, लोगों से मैं अपील करती हूँ कि आप सब लोग जो भी बेस्ट हो पाए वो कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट के उसमें फंड में डालें, मेन चीज़ है कि आप अपने रिलेटिव्स को या अपने दोस्तों को जो इंडिया में हैं, उनके थ्रू आप मदद करवा सकते हैं, पर करवाइएगा ज़रूर जिस भी वे में करवा सकते हैं, राशन देकर या कैसे भी। तो जो भी बेस्ट है आप पॉज़िटिव ज़रूर कीजिएगा, आपका ही देश है, यहीं से ही आपकी जड़ें मज़बूत हुई हैं, तभी आप लोग बाहर गए हैं। तो सारा युवा वर्ग को मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में एक बार लाइफ मिलती है तो अपना उसको सक्सेस पाइए, अच्छे तरीके से पाइए और अपनी एनर्जी हमेशा पॉज़िटिव कामों में ही लगाइए, नशे-पते और गलत चीज़ों से हमेशा दूर रहें। जी दीपिका, बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए, आपसे बात करने की मेरी इच्छा थी, और बहुत सारा मीडिया इंडिया का भी आपको कवर कर रहा है। करना भी चाहिए क्योंकि जब यूथ कोई अच्छा काम करता है तो यूथ को कुछ सिखाने के लिए उसको आगे ले आना जो मीडिया का फर्ज बनता है। सो बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे से बात करने। थैंक यू वेरी मच। जी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇਸਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਏਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਟਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ।